देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में दो तरह के क्वेश्चंस राइज होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस के साथ चार ऑप्शन, आंसर के चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उसी में से आपको एक पिक करना होता है। जबकि इसके विपरीत जब आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में जाते हैं तब ऐसे स्थिति में आपको कई वर्ड्स में अपने आंसर को लिखना होता है और वो अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका अलग अलग तरह से लिखने की ज़रूरत होती है। अगर हम आपसे बात करें कि ऑब्जेक्टिव, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम जो भी फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, बीपीएससी के हों, एसएससी के हों, जेएसएससी के हों, किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, तो उसके जो एग्ज़ाम के जो सबसे पहला स्टेज होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चंस के साथ आपको चार चॉइस दिए जाते हैं ए बी सी डी, और उसमें से आपको एक को सेलेक्ट करना होता है। जो सही है उसको आप टिक आउट कर दीजिए, सही कर दीजिए, ऐसे करके। तो ऐसे स्थिति में आपका आंसर हो जाता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी कई प्रकार के होते हैं। अगर आप उसको सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि ये मेनली जो है चार प्रकार के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चार तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो एक अफर्मेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको एक लाइन या दो लाइन के क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें पूछा ये जाता है कि इनमें से कौन इसका सही उत्तर है। उदाहरण स्वरूप जैसे वो पूछे कि बिहार की राजधानी कौन है, तो उसमें कई ऑप्शन देंगे, पटना, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद, तो उसमें एक उत्तर सही है जो पटना है। तो ये एक अफर्मेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ये माना जाता है कि ये सबसे स्वभाव में सरल क्वेश्चन होते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से उसके जो उस क्वेश्चंस की जो गहनता है या जो उसमें डीपनेस है वो ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन ये सबसे अफर्मेटिव आसान टाइप के क्वेश्चंस माने जाते हैं। दूसरा तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग नेगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं, इसके साथ आपको जुड़ा होगा एक शब्द कि नहीं। इनमें से कौन नहीं है। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अफर्मेटिव से हार्ड होता है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि अफर्मेटिव में अगर आपको एक सही उत्तर पता होता है तो आप उसके उत्तर दे देते हैं, लेकिन जब नेगेटिव क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ों का महत्वता होती है। एक नंबर दो, पहले बात यह है कि हम लोग इतना अभ्यास कर लिए होते हैं अफर्मेटिव क्वेश्चंस में कि हम कई बार नहीं पढ़ना भूल जाते हैं। और ऐसे स्थिति में क्या है कि इसमें तीन आपके सही ऑप्शन होते हैं और कोई एक गलत ऑप्शन होता है कि इनमें से कौन नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग इतना अभ्यासित होते हैं अफर्मेटिव में कि हमने जैसे देखा पहला कि अच्छा नहीं है और ए में जो चॉइस आया वो तो सही था, तो हमने उसको टिक कर दिया, जबकि वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम इससे ऐसे पूछे कि 7 सिस्टर जो राज्य हैं उसमें से कौन नहीं है, अब मेघालय दे दिया, मणिपुर दे दिया, असम दे दिया और वेस्ट बंगाल दे दिया, तो उसमें ये तय करना है इनमें से कौन नहीं है, तो आपको वेस्ट बंगाल टिक करना होगा। तो नहीं वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ा आप अपने आप को ज़्यादा उसमें फोकस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें चीज़ें गलत हो जाती है। और नहीं में एक बात और भी है, जब भी वो क्वेश्चंस को आप बनाएं उसको इस तरह से घेर दें, उसको पेन से या पेंसिल से घेर दें ताकि आपका फोकस वहाँ पर ज़रूर रहे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग। ठीक है ना। मैचिंग में क्या होगा कि आपको लिस्ट ए और लिस्ट बी दे दिया जाएगा, और लिस्ट ए में यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये 4 रहेंगे और इसमें आपको मैच करना होता है। ये थोड़ा टफ नेचर का क्वेश्चंस होता है और इसमें कम से कम आपको 3 के बारे में जब तक सही से जानकारी नहीं है तब तक आप इस क्वेश्चंस को
अच्छे से या 100% सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ए का संबंध 3 से है, कि बी का संबंध 1 से है, कि सी का संबंध 4 से है। अगर 3 आपको पता है तो ऑब्वियसली है कि डी का संबंध जो है वो 2 से अपने आप फाइंड आउट हो जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और थोड़ा आप इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के क्वेश्चंस पढ़ें और उसका उत्तर लिखें। और इस तरह का क्वेश्चन में ज़रूर उसको जो है लाइन अप करें, ताकि जब आप आंसर लिख रहे हो तो उस आंसर में, अब आंसर दिया हुआ है कि कौन है ए बी सी डी, तो उसको इस तरह से टिक करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अब आ जाइए, जो ऑब्जेक्टिव में सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है और जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकन क्वेश्चंस माना जाता है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग एक तरह से मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, सपोज कीजिए एक क्वेश्चंस ऐसे दिया हुआ है, कोई एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ओके, और एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है और उसमें फिर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है। और फिर अब आपके पास ऑप्शन है ए में कि 1 4, बी में है 1 2 3, सी में है 2 3 एंड डी में है ऑल। ये सबसे टफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें जब तक आपको इन चारों या पांचों जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसकी पूरी सटीक जानकारी नहीं है, तब तक आप उस क्वेश्चंस को सही रूप से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इसमें हर ऑप्शंस को बहुत सूक्ष्मता से, गहनता से पढ़ना होता है, फिर सोचना होता है कि इससे संबंधित है या नहीं है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह के क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं और ज़्यादातर अवसर पे ऐसे क्वेश्चंस के उत्तर गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं। तो 4 टाइप के क्वेश्चंस में आपको सबसे इजी क्वेश्चंस है अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद जो मैचिंग होता है, एंड फोर्थ जो है उसमें जो मल्टी ऑप्शंस होते हैं उसमें चीज़ों को जो सेलेक्ट करना होता है वो चीज़ें होती हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग का ये मानना है कि सर हम लोग जो है वो एक तरह से रिस्क भी लेना चाहते हैं, या हम लोग कॉमन भाषा में, स्टूडेंट की भाषा में हम लोग तुक्का मारना भी चाहते हैं। तो देखिए, एक बात तो आपको समझना होगा कि नो रिस्क नो गेम। किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी फील्ड में आपको रिस्क लेना होगा और उस रिस्क से ही आप आगे बढ़ सकते हैं यदि आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपको हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ले, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को ज़्यादा सही कर सकें और पीटी या इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। देखिए, इसमें भी 3 तरह के कंडीशंस होते हैं। रिस्क जब हम लेने की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के कंडीशंस उभर के सामने आते हैं और उन 3 तरह के कंडीशंस में हमें ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से हम उस पर काम करें। सबसे पहला बात इसको समझिए कि एक ऐसा क्वेश्चंस है जिसमें कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो कह रहे उसमें तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसे है जिसमें कि आपको 3 के बारे में कोई पता नहीं है। ऑप्शन जो है ए बी सी डी में से 3 जो ऑप्शंस है उसके बारे में कोई पता नहीं है, सिर्फ एक चौथा ऑप्शंस के बारे में आपको पता है और आपको लग रहा है कि ये जो चौथा जिसके बारे में मुझे जानकारी है ये तो आंसर में नहीं होना है। तब ऐसे स्थिति में आप इस पे रिस्क मत लीजिए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि इसमें 2 ऑप्शंस के बारे में आप जानते हैं, यानी कि सपोज़ कीजिए कि ए बी सी डी में आप ए और सी के बारे में जानते हैं कि ये दोनों तो इसके आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये दूसरे
क्वेश्चंस का आंसर बन रहा है। अब आप डिलेमा में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं कि हम सी मारे, हम बी मारे या डी मारे, 50-50 है। तब जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हो जिसमें कि हम 50-50 पे रहते हैं, यानी कि हम 50-50 पे रहते हैं, है ना, तब ऐसे स्थिति में आपको इस तरह के क्वेश्चंस पर रिस्क लेना चाहिए। आपको दो में से कोई एक पर टिक मार दीजिए और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जिस पर भी आप, जिस ऑप्शन पे भी जा रहे हैं, जो आपका माइंड पहले हिट करता है कि इसका आंसर डी होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप उस पर रिजिड रहिए और उसी पे टिक मारिए। देखा यह गया है कि ऐसे में लगभग 60 to 70% सही होने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से इन्फॉर्मेशन को गैदर करके रखी हुई है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसमें आ गए, तो माइंड जो है आपका रिफ्लेक्ट करता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तब ऐसे स्थिति पे आप उसमें ज़्यादा रिसर्च मत कीजिए, फर्स्ट जो आपके दिमाग में हिट करे उसी को आप टिक कीजिए। इसमें एक फ़ायदा ये होता है इस तरह की चीज़ों में कि अगर आप किसी में भी 1/3 नेगेटिव वाले एग्ज़ाम, जिसमें कि अगर आपने 3 गलत किया तो एक सही उत्तर को वो काट लेते हैं, इसमें भी आपको फ़ायदा होता है। सपोज़ कीजिए कि आपने 6 ऐसे 50-50 वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उसमें से आपके 3 सही हो गए और 3 गलत हो गए। तब ऐसे स्थिति में वो जो 3 गलत था वो आपका एक सही क्वेश्चंस को हटा देगा। इसके बाद भी तो आप 2 क्वेश्चंस पर लाभ ले रहे हैं, तो हमेशा इस क्वेश्चंस पर इस तरह जो 50-50 जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको रिस्क लेना चाहिए। क्लियर? अब एक और सिचुएशन आता है और वो सिचुएशन ये होता है कि अगर हम ये जानते हैं कि 3 के बारे में हम ये जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। 3 पे हमें कॉन्फिडेंस है और 1 पर हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये जनरली जो है मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चंस के लिए लागू होता है। तब ऐसे स्थिति में आप इस पर भी रिस्क ले लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं 75% कि ये क्वेश्चंस आपको 1 नंबर दे देगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए भी आपको लगातार प्रैक्टिस की दरकार होती है। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना होता है कि हमें किस तरह से कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4 और उसमें जो लिखा होता है कि 1 2 2 3 1 2 3 इस तरह के क्वेश्चन।